हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव और इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। और ये क्लास 12th का पहला लेक्चर रहने वाला है, जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है। और इसमें पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्लास 12th की जो फिजिक्स है, ठीक जैसा कि एनसीईआरटी में दो बुक्स हमें मिलती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है उसमें कितने चैप्टर्स हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला लेक्चर है, बेसिक है, तो समझते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो बुक्स होती हैं। ठीक है। मतलब एक पार्ट 1 है और दूसरी बुक पार्ट 2। तो इसमें जो पार्ट 1 है ना, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है। मतलब उस पार्ट 1 का नाम ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चीज क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सीधा सा मतलब इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। हम केवल चार्ज की स्टडी इसमें करने वाले हैं। जैसे हम लोग जब क्लास 11th में होते हैं, तो 11th में हम लोग केवल मास के बारे में पढ़ाई करते हैं। मतलब मास रुका रहता है, ठीक, तो स्टैटिक्स, वहां पर स्टैटिक्स आता है। अगर मास मोशन में आ जाता है तो वहां पे काइनेमेटिक्स आता है। अगर हम उसके मोशन के कॉज की स्टडी करते हैं तो वहां पे डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से। तो हम यहाँ पे क्लास 12th में एनसीईआरटी के पहले पार्ट में, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, वो होता है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक। तो जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं मेनली। या तो वो चीज रुकी हो या तो वो चीज मोशन में हो। ठीक। तो यहाँ पे जो चार्ज है, अगर वो रेस्ट में है तो उस पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो उसको हम लोग, उस पार्ट को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी बिल्कुल दो एस्पेक्ट हैं कि चार्ज रेस्ट में हो सकता है और चार्ज मोशन में हो सकता है। ये दो एस्पेक्ट तो हो गए। अब अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज मोशन में है तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। और डायनेमिक्स क्या है? उसी चार्ज की अगर हम स्टडी कर रहे हो और वो चार्ज किस में हो, वो चार्ज मोशन में हो। ठीक है। अब इसमें जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन भी तो दो तरह से हो सकता है। या एक हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन हो, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। मतलब एक में एक्सीलरेशन जीरो हो और एक में एक्सीलरेशन जीरो ना हो। तो इसके दो सिचुएशन हो सकते हैं। पहला हम लेते हैं, अगर एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब जो मोशन रहेगा वो कौन सा मोशन होगा? मोशन रहने वाला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सा मतलब कि जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, मतलब जिसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी बदलती रहेगी, तो ये जो मोशन होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। का मतलब कि इसमें जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल रहेगी, वेलोसिटी इसमें बदलती रहेगी। शायद इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। हमने चार्ज लिया था, चार्ज की स्टडी हम दो एस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट की वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया, मोशन में होगा तो वो पार्ट, वो ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। और मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जब उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी बदल रही हो। ठीक है। शायद इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे, अब वापस हम लोग इस रेस्ट वाले पोर्शन पे आते हैं। अभी हमने कहा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां पर हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है। अब अगर चार्ज रखा रहता है कहीं पर, तो वो अपने चारों तरफ, ठीक है, मतलब वो रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने प्रेजेंस को जब दिखाता है तो वो स्पेस में एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है। ठीक। जैसे अगर कहीं पर कोई मैग्नेट रखा हो, तो अपने चारों तरफ 3D स्पेस में वो क्या बना लेगा? एक फील्ड बना लेगा, एक अपना स्पेस क्रिएट कर लेगा। और उस स्पेस में अगर कोई दूसरा मैग्नेट या आयरन का टुकड़ा आएगा तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है। तो वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसकी पोलरिटी कैसी है। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से
जब चार्ज कहीं पे रखा होता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, ये रहने वाला है पहला चैप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। दूसरा, अगर हम किसी चार्ज को रख रहे हैं, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम रखेंगे कहाँ, कहीं भी तो नहीं रख सकते हैं। तो उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है। वो डिवाइस क्या होता है? कैपेसिटर। शायद ये नाम पहली बार सुन रहे हो, नया नाम लग रहा है। जो फैन में लगा होता है, पंखे में लगा होता है, कंडेंसर, उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का काम क्या होता है? इसका काम बस इतना होता है, ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होती है तो सडनली सारे चार्ज को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, बैटरी भी चार्ज को स्टोर करके रख सकती है एक तरह से। ठीक है, तो अभी दोनों में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर तो दोनों में क्या डिफरेंस है सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा। तो पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जो दूसरे चैप्टर का हम नाम ले रहे हैं, वो दूसरा चैप्टर यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, मतलब उसी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसी एबिलिटी को हम लोग बेसिकली कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। तो ये दोनों पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चार्ज अगर मोशन में आ गया, ठीक, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे अगर हम आते हैं तो मोशन में आने का मतलब क्या है? चार्ज कहाँ चलेगा? रोड पे तो चलने वाला नहीं है। चार्ज अगर चलेगा तो किसी कंडक्टर के अंदर चलेगा, किसी वायर के अंदर चलेगा। और अगर किसी कंडक्टर या वायर के अंदर चलेगा तो चार्ज के चलने से क्या बनेगा? चार्ज के चलने से बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो तीसरा चैप्टर यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर, वो चैप्टर क्या रहने वाला? वो चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अगर करंट बन गया है चार्ज के चलने की वजह से, चार्ज जैसे रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चार्ज मोशन में आया तो चैप्टर क्या बना? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर करंट बन चुका है तो करंट अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा। और ये जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? चार्ज के मोशन की वजह से। क्योंकि चार्ज मूव किया है तो करंट बना है, और करंट के बनने की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे जो चौथा चैप्टर आता है, फोर्थ चैप्टर, वो रहता है मूविंग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब उस मैग्नेटिज्म की हम स्टडी करेंगे जो चार्ज के मूव करने की वजह से आई है। अब मैं यहाँ पे रही बात कि मैग्नेटिज्म और किस वजह से आ सकती है, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैग्नेट की वजह से भी तो आ सकती है। अगर कहीं पर कोई मैग्नेट रखा हो तो अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से भी हो सकती है और मैग्नेट की वजह से भी हो सकती है। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम करंट की वजह से मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे तो वो फोर्थ चैप्टर रहेगा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और जब हम मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे, तो मटेरियल की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे तो उसका नाम रहने वाला है मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये उसका नाम रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। जैसे क्लास 11th में हम लोग जब 1 to 7 चैप्टर रोटेशन तक पढ़ते हैं, तो उसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग एक तरह से एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मतलब जितने चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसका हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। उसी तरह से इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं हम लोग 2 चैप्टर्स में। और एक चैप्टर आता है इसमें ईएमआई, और एक चैप्टर यहाँ पर आता है एसी। ईएमआई का मतलब क्या है? ईएमआई का मतलब होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और एसी का मतलब यहाँ पे है अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट से। अब यहाँ पर कितने चैप्टर्स हो गए? तो यहाँ पे 7 चैप्टर्स हो चुके। ठीक है, 7 चैप्टर्स हो चुके। अब एक चैप्टर और बच रहा है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को समझते हो चैप्टर क्यों बच रहा है। जैसे अभी तक रेस्ट में था तो रेस्ट की वजह से 2 चैप्टर्स आए, ये दोनों चैप्टर रेस्ट की वजह से। ये जो चैप्टर्स आए एक तरह से मोशन की वजह से आ गए। ठीक है, ये जितने चैप्टर्स यहाँ पर हमने बताए। और एक चैप्टर जो आखिरी बच रहा है वो आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से। ठीक है, क्यों आएगा? जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पर मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लें,
और हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ये सबको याद होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। रही बात चार्ज की, तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। बट ये मास है। अब इसका हम करेंगे क्या? मान लो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसका इतना मास है, हमने धीरे से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर हम 1 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? 1 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई करें और इसका हम एक्सिलरेशन चेक करें, तो ए इक्वल्स टू F/m होता है। तो फोर्स कितने का? 1 न्यूटन का, तो 1/9.1 इंटू 10 पावर -31। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक तरह से 1.1 अप्रोक्सीमेट, और ये आ जाएगा 10 पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे था तो माइनस में था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक्सिलरेशन आया ना, ये एक्सिलरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक्सिलरेशन बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक्सिलरेशन कितना है? 10 पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रेंज का है। मतलब 1 सेकेंड में 10 पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक्चुअल स्पीड का तो पता ही नहीं कितनी होगी, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ये स्पीड है लाइट की। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि 1 सेकेंड में जो लाइट की स्पीड है वो 10 पावर 30 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे देख लो कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से पागल हो चुका है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक्सिलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस केस में वो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा मोशन की वजह से, और साथ में एक काम और करता है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि ये एनर्जी को रेडिएट करता है। और अगर एनर्जी रेडिएट होगी तो किसके फॉर्म में रेडिएट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोशन क्या हो जाए? एक्सिलरेटेड हो जाए। तो अगर उसका मोशन एक्सिलरेटेड हो जाएगा तो हमने कहा कि वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, रेडिएट्स एनर्जी, और वो भी किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इस तरह से जो 8वां चैप्टर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ठीक है, आई होप इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। एक बार अगेन क्विक रिव्यू यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है, और हम लोग इसमें चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज की स्टडी दो एस्पेक्ट में करेंगे, रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन में करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये दो चैप्टर्स आ जाते हैं। डायनेमिक्स के अंदर अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इतने चैप्टर्स आ जाते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर यहाँ पर एक चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टोटल एनसीईआरटी के पहले पार्ट में कितने चैप्टर्स हो गए? टोटल 8 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब जब सेकेंड पार्ट आएगा तो हम उसकी बात करेंगे।